नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या चल रहा है? ऑल गुड, सब बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग सभी को। सब ठीक चल रहा है? ऑल गुड। तैयारी वगैरह सब सही चल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को कवर किया था। आर वी ऑल क्लियर? हाँ, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन इजी है। अच्छा, हाँ वैसे सही बात है, कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा जो आपको परेशान करे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट कठिन इजी नहीं होता है। इट इज जस्ट कि समझ में आ जाए वो इजी है, जो समझ में ना आए वो कठिन है ना? क्या ही कठिन है अगर समझ में आता रहे सब कुछ, है ना? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा जी। वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो आज दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो आज का हमारा सेशन होगा उसमें सबसे पहले हाई कोर्ट को समझेंगे। ठीक है? तो हाई कोर्ट से रिलेशन संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको जानेंगे कि हाई कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश होता है, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद उसकी क्या पावर्स हैं, क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या रिमूवल है, क्या रेजिग्नेशन है, क्या टर्म है। तो जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उनको समझेंगे हाई कोर्ट से संबंधित। तो ये मान के चलिए लगभग लगभग आज के सेशन का आधा घंटा मान लीजिए हम लोग पहले हाई कोर्ट को समझने में लगाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। हाई कोर्ट को समझना अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग 80% बातें हाई कोर्ट के बारे में वही सेम बातें हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको बस आपके लिए मान के चलिए एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हाई कोर्ट को फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद दोस्तों आज मैं आप लोगों को केस लॉस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? और आज केस लॉस अच्छे खासे हैं। ठीक है? और तो उसमें समझना भी होगा, उनको उनको नोट भी करना होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फटाफट से हाई कोर्ट को समझ लो, फिर आपको केस लॉस कवर करवाता हूं। ठीक है? नहीं बेटा, कलेजियम सिस्टम में प्रेसिडेंट इंक्लूड नहीं होता है। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। दी हाई कोर्ट। दी हाई कोर्ट, ये मान के चलो अगर एग्जाम में हाई कोर्ट से क्वेश्चन आया, ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बोली थी पर फिर से बोल रहा हूं हाई कोर्ट के लिए, मेंस की बात कर रहा हूं। अगर मेंस में सवाल आया हाई कोर्ट से तो आपको दोस्तों करना ही करना है, क्योंकि इससे आसान टॉपिक हो ही नहीं सकता है। सच में बहुत इजी टॉपिक है हाई कोर्ट का, बहुत आसानी से आप समझ लोगे और बहुत आसानी से आप लोग इसको लिख लोगे। ठीक है? देखो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 241 से 214 से। देखो, भाषा को समझना, जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो क्या कहा जाता है? देयर शैल बी, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, फॉर ईच स्टेट। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी, शैल का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। इसका मतलब क्या है? हमारे भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों ये जरूरी है, बिल्कुल सही, ये मैंडेटरी है कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना ही चाहिए। तो शेल शब्द पे ध्यान देना है और ईच शब्द पे ध्यान देना है। ठीक है? ये है हमारा पहला पॉइंट। आर्टिकल 214 है ये, आर्टिकल 214 में ये बात हमको देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर,
प्रोवाइड फॉर अ कॉमन हाई कोर्ट, प्रोवाइड फॉर अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states and union territories। ये दूसरा पॉइंट है। मतलब वैसे तो ये बात ठीक है कि हर एक राज्य के लिए हमको चाहिए कि एक हाई कोर्ट हो, पर यह जरूरी नहीं है कि हर राज्य का अलग हाई कोर्ट होगा। पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था बना सकती है दोस्तों, जहां पर एक ही हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट की तरह एक्ट करेगा एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए। मतलब एक ही हाई कोर्ट होगा जो एक से ज्यादा राज्यों का काम संभालेगा, जैसे 2 राज्यों का फॉर एग्जांपल, या फिर एक राज्य का एक यूनियन टेरिटरी का, या फिर 2 राज्यों का एक यूनियन टेरिटरी का। मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों का या यूनियन टेरिटरीज का कार्यभार संभालता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन हाई कोर्ट। और कॉमन हाई कोर्ट की व्यवस्था हम लोगों को कहां देखने को मिलती है? आर्टिकल 231 के अंदर, 231 के अंदर। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स आप लोग भी दे रहे हो चैट बॉक्स में, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, वो एक एग्जांपल है जो एक से ज्यादा स्टेट को संभाल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसे ही कैलकाटा हाई कोर्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हमारे देश में ऐसे एग्जांपल्स हैं हाई कोर्ट्स के जो एक से ज्यादा राज्यों का या फिर यूनियन टेरिटरीज का कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था है। तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद रह जाएंगे, बड़े आसान से पॉइंट्स है। जब आप शुरू करोगे ना, जब आप अपना आंसर लिखना शुरू करोगे, दीज आर दी फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो आपको अपने आंसर में मेंशन करने होंगे। दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, पहली बात, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। और पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना के कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद दोस्तों छोटी सी बात है, एक बहुत आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। याद होगा आर्टिकल 129 मैंने आपको पढ़ाया था कल, जहां पे बोला था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। उसी प्रकार जो हमारा हाई कोर्ट है, द हाई कोर्ट्स आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझाया था कि जो भी प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रक्रिया हमारे हाई कोर्ट के सामने होती है वो रिकॉर्ड का पार्ट होती है। मतलब एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के माध्यम से। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये जो रिकॉर्ड होता है हाई कोर्ट्स का, इसकी अपनी एक एविडेंशियरी वैल्यू होती है। एविडेंशियरी वैल्यू का होने का मतलब क्या है? वो जो भी बातें उस रिकॉर्ड के अंदर लिखी हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है उस बात का प्रूफ है। आपको कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है मेरे पास, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर हाई कोर्ट का नाम लिखा हुआ है। उस हाई कोर्ट के अंदर जो भी आदेश दिया गया है, जो भी बातें लिखी हैं, वो जो ऑर्डर है वो इस बात का सबूत है। तो अगर मैं किसी को वो डॉक्यूमेंट दिखाऊं और बोलूं हाई कोर्ट का ये आदेश है, तो वो डॉक्यूमेंट दिखाना ही अपने आप में काफी है इस बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। ठीक है, तो कोई भी कोर्ट जब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है उसका मतलब यही होता है कि उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी अपनी एविडेंशियरी वैल्यू है और वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है उन सारी चीजों की जिसके बारे में भी वो ऑर्डर है या फिर डिसीजन है या जजमेंट है, जो भी कुछ है। बस इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको वहां पे भी बताई थी सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों जब भी कोई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, कोई भी कोर्ट जब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, जैसे हाई कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, उसके पास कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर आ जाती है। The high courts have the power to punish for their contempt। यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी पढ़ी थी आर्टिकल 129 में। कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना। मान लीजिए हाई कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने कोई भी आदेश दिया
किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए बोला या कुछ करने से रोका और उस व्यक्ति ने जस्ट अपोजिट किया, उसका जिसको करने से रोका था वही काम किया, जो करने के लिए बोला था वो नहीं किया, तो इसे क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो हमारे हाई कोर्ट के पास पावर है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है उसको वो पनिश कर सकता है। अब देखिए, पनिशमेंट वगैरह के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान नहीं बनाता है, इसके लिए हमारा एक अलग कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, उसका काम है ये सारी चीजों को हैंडल करना। हमारा भारतीय संविधान तो बस इसी बात तक सीमित है, ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जिस कारण से उसके पास पावर है अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने की। ठीक है, ये दो छोटे से पॉइंट है, और ये जो दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपको निकल के आते हैं आर्टिकल 215 से। ठीक है, बेसिक सी बातें हैं। अब इसके बाद आते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन, देखो जब भी हम हाई कोर्ट की कंपोजिशन की बात करते हैं ना, वहां पे थोड़ी सी परेशानी आती है। क्यों आती है परेशानी, अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, जब मैं आपको हाई कोर्ट कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन समझा रहा था। देखो सुप्रीम कोर्ट तो दोस्तों एक ही कोर्ट है, देश में एक ही कोर्ट है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो उसकी कंपोजिशन समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और वहां पे भी भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, एक पद को बता दिया कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसके अलावा अदर जजेस होंगे। अदर जजेस वो होंगे जो भी पार्लियामेंट को समय समय पे जरूरी लगेंगे, जितना भी नंबर उनको ठीक लगे, प्रेशर के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से। अब हमने ये भी देखा था कि आखिरी जो कानून बना था इस संबंध में वो 2019 में बना था। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था 2019 में हुआ था नंबर ऑफ जजेस के बारे में। और अभी जो व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट को लेकर उसमें यह है कि टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके अलावा 33 अदर जजेस हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कहानी बहुत सीधी है कि आपने एक कानून बता दिया, उस कानून के अंदर आपने नंबर बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, टेंशन खत्म। पर हाई कोर्ट के लिए मामला इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हाई कोर्ट कोई एक कोर्ट तो है नहीं, हर राज्य का अपना हाई कोर्ट है। और देखिए हर राज्य में भी अलग अलग सिचुएशन है, कोई राज्य बहुत बड़ा है, कोई राज्य बहुत छोटा है। कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो बहुत बड़ी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ले लो। कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जो बहुत छोटी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे मणिपुर हाई कोर्ट ले लो। तो उनकी डिमांड्स अलग हैं, उन पे वर्क प्रेशर अलग है, तो उनकी कंपोजिशन को किसी एक कानून के माध्यम से रेगुलेट कर पाना या कोई एक लीनियर अप्रोच बता देना कि हाई कोर्ट में इतने लोग होंगे, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक हाई कोर्ट अलग परिस्थिति में काम कर रहा है। तो कंपोजिशन कैसे डिसाइड होगी? अब दोस्तों याद रखिएगा, जहां तक हमारे भारतीय संविधान की बात है वो बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ध्यान से देखिए, every high court will have its own chief justice, इसको क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हर एक हाई कोर्ट का अपना एक चीफ जस्टिस होगा। तो एक सीट तो पक्की हो गई, मतलब हर एक हाई कोर्ट में कम से कम एक जज तो पक्का हो गया, जिसको हम बोलेंगे चीफ जस्टिस, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब आते हैं बाकी की जजेस पे कि बाकी के जजेस क्या, कितने होंगे, कैसे होंगे। तो इसके बारे में प्रेसिडेंट साहब को पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट साहब को जिस समय पर जरूरत लगेगी किसी भी हाई कोर्ट के संबंध में कि कितने लोग बैठने चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस हाई कोर्ट की, तो प्रेसिडेंट साहब इसके संबंध में उतने ही जजेस को अपॉइंट कर देंगे। The president may appoint other judges as needed। तो किसी भी हाई कोर्ट में जितने भी जजों की जरूरत लगेगी प्रेसिडेंट साहब को, उस हाई कोर्ट का वर्कलोड देखते हुए, बाकी सारी चीजों को देखते हुए, वो उस हिसाब से जजेस को अपॉइंट कर देंगे। ये वो है जो हमारा भारतीय संविधान कह रहा है। अभी हम केवल वो बात को पढ़ रहे हैं जो भारतीय संविधान के अंदर लिखी हुई है।
तो आपने कंपोजिशन के बारे में क्या सीखा? कंपोजिशन के बारे में हमने ये सीखा है कि कोई भी स्पेसिफाइड कंपोजिशन नहीं बताई गई है। कोई नहीं बताया कि 50 जज होंगे, कि 100 जज होंगे, कि 150 जज होंगे। कोई भी स्पेसिफाइड नहीं बताया है। बोला है कि एक चीफ जस्टिस होंगे और उसके अलावा उतने जजेस होंगे जो प्रेसिडेंट साहब समय समय पर अपॉइंट करेंगे जरूरत अनुसार। ये भारतीय संविधान की भाषा है दोस्तों। और ये जो कंपोजिशन वगैरह की बात है, ये सब हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 216 के अंदर। अब देखिए, कहानी शुरू होती है यहां से। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द रियल स्टोरी स्टार्ट्स। क्योंकि जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं और प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि वो अपॉइंट करेंगे अदर जजेस को, वहीं से अराइज होता है हमारा छठवां पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, जो बात करता है अपॉइंटमेंट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब याद करो वो कितनी लंबी कहानी जो हम लोगों ने पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, तो वही कहानी हमको फिर से दोहरानी होगी अगर हमको हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को समझना है तो। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। हर एक हाई कोर्ट का जज किसके द्वारा अपॉइंट होगा? ये मैं वो पढ़ रहा हूं जो भारतीय संविधान कह रहा है। हर एक हाई कोर्ट का जज किसके द्वारा अपॉइंट होगा दोस्तों? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। और फिर देखिए भाषा क्या कही जा रही है कि जो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे जब भी हाई कोर्ट के जज को, तो वो क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे। याद करो कंसल्ट में हमने कितनी बातें पढ़ी थी कि वो कंसल्ट करेंगे। और किसको कंसल्ट करेंगे? सुनिएगा, वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और गवर्नर को, उस स्टेट के गवर्नर को। तो अपॉइंटमेंट की बात अगर मैं करूं और भारतीय संविधान को समझने की कोशिश करें तो उसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट shall appoint the high court judges after consulting the Chief Justice of India and the governor. तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अपॉइंट वो करेंगे, और वो ऐसा करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद और गवर्नर साहब को कंसल्ट करने के बाद। पर फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा, ये वो बात है जो भारतीय संविधान में लिखी हुई है। पर अभी जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया बन के आई है पिछले कुछ समय से, वो बिल्कुल अलग है। अब याद करो हमारा पूरा जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था किसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। वहां पे भी क्या लिखा हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे और वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वहां पे गवर्नर का जिक्र नहीं था, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिक्र था। तो आपको याद होगा वो डिबेट और डिस्कशन अराइज हो गया था। पहले संकलचंद केस आया, सबसे पहले सकलचंद केस आया, जिसमें बोला गया कि कंसल्ट का मतलब कंसल्ट ही है, मतलब कि प्रेसिडेंट को केवल राय लेनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी उसको ठीक लगे वही करे। फिर फर्स्ट जजेस केस आया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी इसी बात को दोहराया गया और बोला कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपनी मन मर्जी से कर सकते हैं, बशर्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कंसल्ट करें और जो कंसल्टेशन हो वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फुल और इफेक्टिव होना चाहिए। फिर बात आई सेकंड जजेस केस की, 1993 पे पहुंच गए हम लोग, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट में प्राइमेसी जो होगी वो जुडिशरी की होगी। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कंसल्टेशन के अंदर ओपिनियन देंगे, प्रेसिडेंट साहब उससे वाध्य होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपना ओपिनियन देंगे वो कंसल्ट करने के बाद देंगे बाकी के सीनियर मोस्ट जजेस के साथ। तो मतलब कलेजियम सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट हो गई 1993 में सेकंड जजेस केस के साथ। फिर आखिरी में आया 1999 में इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, जहां पर जिसको हम बोलते हैं प्यार से थर्ड जजेस केस। उसमें बोला गया कि जो सीजीआई साहब हैं वो जो भी अपना ओपिनियन देते हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करके ही देंगे, और बोला गया वहां पर
अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में कलेजियम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उनके अलावा 4 अदर जजेस होंगे। और बोला कि अगर आप एक हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उनके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और फिर आप सभी को पता है कि फिर मोदी सरकार आई और 2014 के अंदर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके माध्यम से एनजेएसी लाया गया, पर एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया 2015 में, जिस केस का नाम था एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। वहां पे यही बात बोली गई कि जो एनजेएसी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है जो कि है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और वापस से वही कलेजियम की प्रक्रिया स्थापित हो गई। तो वही सेम स्टोरी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड संकल चंद से लेके हमारे ये एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस तक कॉपी पेस्ट करनी है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको लिखा दिख रहा है वो लिखा दिख रहा है जो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने जब अमेंडमेंट किया था। अब वो नहीं माना जाएगा, अब वो हमारी जो लास्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसके अनुसार कलेजियम सिस्टम ही काम करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो जब भी आप हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट डिस्कस करोगे तो पहले लिखोगे ये वाली बात, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि उसको कंसल्ट करना है सीजेआई से और गवर्नेंस से। फिर इसी कंसल्ट शब्द को पकड़ के शुरू हो जाना संकल चंद, फिर एसपी गुप्ता, फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, फिर इनरे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, फिर एनजेएसी का अमेंडमेंट, फिर से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि सेम स्टोरी, क्योंकि वही है, कलेजियम ही अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कलेजियम ही अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को। बस फर्क क्या है? क्या फर्क है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और जो हाई कोर्ट का कलेजियम होता है वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सब सेम टू सेम है। अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ, अगर क्वेश्चन आएगा लिख लोगे अपॉइंटमेंट पे? यही फायदा होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज पे अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आ जाए, आपको बस आर्टिकल का नंबर बदलना है। एक जगह आपको लिखना है आर्टिकल 124, एक जगह लिखना है आपको आर्टिकल 217, वरना कहानी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तभी मैं कह रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आए या हाई कोर्ट पे क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो उसमें। ठीक है, क्लियर है? वही वाली बात है। नहीं बेटा, डिक्टेशन वगैरह थोड़ी ना करते हैं क्लास में। क्लास का पर्पस क्या है? क्लास का पर्पस तो समझना है, डिक्टेट कहां करेंगे आंसर को, वो तो आपको खुद ही लिखना होगा बेटा। हाँ, नंबर ऑफ जजेस मैं रिपीट कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेजिग्नेशन की। पॉइंट नंबर 7, रेजिग्नेशन बाय हाई कोर्ट जजेस, रेजिग्नेशन बाय हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट के जजेस जो रेजिग्नेशन देते हैं वो किसको देते हैं? बस एक बात याद रखनी है आप लोगों को, किसको देते हैं हाई कोर्ट के जजेस अपना रेजिग्नेशन? याद करो, याद करो, याद करो, प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट साहब को। कई बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं और गवर्नर लिख के आते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब के द्वारा हो रहा है तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट साहब को ही जाएगा। बस इतना सिंपल सा लॉजिक लगाना है, उसमें गवर्नर के लिए कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूं रिमूवल की। रिमूवल मतलब इंपीचमेंट की। अब यहां पे भी रिपीट टेलीकास्ट होगा। impeachment of high court judges,
अब याद करो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट मैंने आपको क्या बताया था, याद करो व्हाट वाज द प्रोसेस इम्पीचमेंट के लिए। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 क्या बताया था आप लोगों को कि अगर आपको किसी भी हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो उसके संबंध में आपको मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो मोशन आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर उसको मोशन को आपको पास कराना होता है। जो भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 चाहिए होता है, आपको 2/3 चाहिए होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का। अगर वो 2/3 वोट आपको मिल जाते हैं तो उस सदन से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। फिर वो रेजोल्यूशन दूसरे सदन में जाता है, वो दूसरा रेजोल्यूशन जो दूसरा सदन है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है। फिर दूसरे सदन को भी सेम प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है, 2/3 से उसको भी प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करना पड़ता है। जब दूसरा सदन भी उसको पास कर देता है 2/3 की मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग की, तब वो जो मोशन है वो पास हो जाता है दोनों ही सदनों से। आखिरी में जाता है वो प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट साहब फिर फॉर्मल ऑर्डर जारी कर देते हैं रिमूवल का। और जैसे ही रिमूवल का ऑर्डर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो अपने पद से हट जाते हैं। और कौन से ग्राउंड्स थे? केवल 2 ग्राउंड्स थे। बताओ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड प्रूव्ड इनकैपेसिटी। केवल 2 ही ग्राउंड थे। इन 2 ही ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते थे। अब ये जो मैंने कहानी अभी आपको बताई 2-3 मिनट में, सेम कहानी कॉपी पेस्ट, सेम कहानी कॉपी पेस्ट। क्योंकि हमारा ये जो प्रोविजन है हाई कोर्ट से संबंधित, वो क्या भाषा इस्तेमाल करता है? वो कहता है अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट विल बी रिमूव्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 124(4). मतलब जो प्रक्रिया आर्टिकल 124 के 4 के अंदर बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की, वही दोस्तों सेम प्रक्रिया, द सेम प्रोसीजर, द सेम प्रोसेस will be followed for the removal of the high court judge। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, as it is, as it is, सेम टू सेम। मैंने बोल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट जज, जब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर मुझे पता था ये मेहनत बहुत काम आने वाली है क्योंकि हाई कोर्ट में कहानी लगभग 80% सेम है। ठीक है, तो रिमूवल की भी प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। नहीं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ग्राउंड होता है प्रेसिडेंट को हटाने का। सुप्रीम कोर्ट के लिए जज के लिए क्या चाहिए? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड इनकैपेसिटी। ठीक है, अब बताओ फटाफट से लिख लोगे रिमूवल को? एक बार चैट बॉक्स में भाई टाइप करो, लिख लोगे? इजी है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों रिटायरमेंट पे। अब बढ़ते हैं रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट को लेके थोड़ा सा डिफरेंस है। रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। जैसे जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट पढ़ी थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी व्यक्ति जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो वो अपने पद पे बना रह सकता है तब तक जब तक उसे उसकी जो एज है वो 65 ईयर्स ना हो जाए, जब तक उसकी जो उम्र है वो 65 साल ना हो जाए। तो 65 ईयर्स ऑफ द एज वाज द क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट के लिए। पर हाई कोर्ट के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है। फॉर द हाई कोर्ट जजेस द रिटायरमेंट एज इज 62 ईयर्स, 62 साल। ठीक है, याद रखना इस बात को, कंफ्यूज मत होना। तो कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनता है, अगर उसको पहले नहीं निकाला जाता है या वो पहले रिजाइन वगैरह नहीं देते हैं तो वो अपने पद पर बने रह सकते हैं तब तक जब तक वो 62 ईयर्स के ना हो जाए। जब तक वो 62 ईयर्स के मतलब कि 62 साल के ना हो जाए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये रिटायरमेंट की भी बात और इसकी क्या कहते हैं इम्पीचमेंट की भी बात, दोनों ही आपको आर्टिकल 217 में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं जिसको लेके एमसीक्यूज में बहुत गलती करते हैं बच्चे, वो है ओथ। ओथ बाय हाई कोर्ट जजेस, ओथ बाय हाई कोर्ट जजेस। देखिए, इसके संबंध में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं और ध्यान से सुन लेना। याद करो, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था
कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट साहब। या फिर अगर प्रेसिडेंट साहब उपलब्ध नहीं है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं ओथ को दिलवाने के लिए, पर मेन जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? प्रेसिडेंट की है। पर याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर। हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर। और मैं इस बात को इतनी एम्फसाइज करके क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, और बाकी चीजों में फर्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है, हाई कोर्ट का जज भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। पर ओथ के संबंध में ऐसा नहीं है। कई बच्चे प्रेसिडेंट लिख के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब में ही तो प्रेसिडेंट था। बस ओथ की जब बात आएगी तो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जज को ओथ दिलवाता है गवर्नर, या फिर अगर गवर्नर साहब उपलब्ध नहीं है तो वो कोई भी अदर पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं जो उनके बिहाफ पे ओथ दिलवाते हैं। ठीक है, भूलना मत, इस बात को भूलना मत बच्चों। ठीक है, एमसीक्यूज में हड़बड़ी रहती है, बच्चे गलत गलत करके आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशंस की। कितने होगा? 10 हो गया। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ हाई कोर्ट जज। मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हो। अब यहां पे पहले याद करो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए थे? 5 साल आप हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किए हो, या फिर 10 साल आपके पास एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस करने का किसी भी हाई कोर्ट के सामने, और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भारतीय नागरिक होना तो मैंडेटरी है, पर जो बाकी की 3 ऑप्शंस हैं, जज होने का, एडवोकेट होने का, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने का, इनमें से कोई भी एक आपको सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये था क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्राइटेरिया क्या है? पहला तो बच्चे वही क्राइटेरिया है जो सब जगह हमको मिलता है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है दैट इज कि आपने कोई भी जुडिशियल ऑफिस संभाला हो, आपने कोई भी जुडिशियल ऑफिस संभाला हो कम से कम 10 सालों के लिए, कम से कम 10 सालों के लिए। फिर वो चाहे किसी भी कोर्ट में हो, किसी भी ट्राइब्यूनल में हो। जो कोर्ट या ट्राइब्यूनल इंडियन टेरिटरी में होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो जज होने का, किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्राइब्यूनल में जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर फंक्शन कर रहा है, तो आप हाई कोर्ट के जज बनने के लायक हो, आप क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो यहां पे जो जुडिशियल ऑफिस चाहिए वो 10 साल के लिए चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 साल के लिए, और यहाँ पे जो आप जज हो सकते हो वो किसी भी कोर्ट में हो सकते हो, किसी भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हो। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के लिए स्पेसिफिकली आपको हाई कोर्ट का ही जज होना पड़ेगा कम से कम 5 साल के। ठीक है, ये 2 बात आप लोग समझ गए। तीसरे नंबर पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और प्रैक्टिस करने का किसके सामने? हाई कोर्ट के सामने। और कितना एक्सपीरियंस चाहिए? कम से कम 10 साल। ये सेम है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए भी सेम है और हाई कोर्ट का जज होने के लिए भी सेम है कि आपके पास एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है कम से कम 10 साल का हाई कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करने का। और यहां पर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो तो आपको हाई कोर्ट का जज बना देंगे, नहीं। ये वाला पॉइंट हमारे हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन में नहीं आता है। हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन में भारतीय नागरिकता एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा इन दोनों में से कोई भी एक आप सेटिस्फाई कर दो। या तो आप जुडिशियल ऑफिसर रहे हो 10 साल के लिए,
या फिर आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के 10 साल के लिए। इन दोनों में से कोई भी एक आपको सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। बेटा ये सारी चर्चा हमारी आर्टिकल 217 की हो रही है। पता नहीं आर्टिकलों से आप लोगों को क्या लगाव है भगवान जाने। चलो अब इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन की। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप निकाल के देखोगे तो हाई कोर्ट से जो क्वेश्चन बना है वो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसके संबंध में थोड़े से डिफरेंसेस है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। रिट jurisdiction of the high court। ठीक है, वैसे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के संबंध में हमने पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन होती है, सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुडिक्शन होती है, वैसे ही हाई कोर्ट की भी होती है। हाई कोर्ट की भी ओरिजिनल जुडिक्शन होती है, हाई कोर्ट की भी एपेलेट जुडिक्शन होती है, पर उसकी कोई ऐसी डिटेल्ड व्याख्या नहीं की गई है। ये सब रेगुलेट होता है बच्चे ऐसे अलग नियमों से, अलग कानूनों से। जैसे सीपीसी है, सीपीसी रेगुलेट करता है कि कौन से ऐसे सूट्स होंगे जो सीधे हाई कोर्ट के सामने जा सकेंगे, उनकी वैल्यूएशन कितनी हाई होनी चाहिए, ऐसे कौन से अपराध होंगे जिनको लेकर आप हाई कोर्ट के सामने डायरेक्टली जा पाओगे। तो वो सारे सर्कमस्टांसेस कौन से हैं जहां पे हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन अपील तो है। जैसे सीपीसी का अगर मैं एग्जांपल लूं, सीपीसी का एक सेक्शन है 96, वो कहता है अगर कोई भी सूट है जिसमें फैसला सुनाया गया है किसी भी लोअर कोर्ट के द्वारा, आप उसके खिलाफ कम से कम फर्स्ट अपील तो फाइल कर ही सकते हो। तो मान लो कोई भी सिविल सूट डील किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और उसमें फैसला सुनाया, तो आप फर्स्ट अपील फाइल करके कहां पहुंच जाओगे? हाई कोर्ट के सामने। कभी कभी डायरेक्ट फर्स्ट अपील में हाई कोर्ट में नहीं पहुंच पाते तो सेकंड अपील में पहुंच जाते हैं। मानो जो आपने सूट फाइल किया था वो लोअर कोर्ट में फाइल किया था, मानो सिविल कोर्ट में फाइल किया था, तो सिविल कोर्ट का फैसला आया, आपने उसके खिलाफ फर्स्ट अपील फाइल करी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया, उसके खिलाफ आपने सेकंड अपील फाइल करी हाई कोर्ट के सामने। वो है सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तभी उस तरफ आपको लेके नहीं जा रहा, वरना आप खो जाओगे सीपीसी के अंदर। तो कहने का मतलब है ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ओरिजिनल या फिर एपिलेट, वो सारी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है। बस क्या है, हाई कोर्ट की जो ये सारी ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये सीपीसी और सीआरपीसी के माध्यम से रेगुलेट होती है, इसलिए हम इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो हमको सीखने को मिलती है जब हम लोग सीपीसी और सीआरपीसी को डिटेल से पढ़ते हैं। पर रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट की एक ऐसी है जिसको भारतीय संविधान के अंदर ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अब याद करो रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 32 को क्या याद करो? आर्टिकल 32 क्या कहता था? सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर सकता है, डायरेक्शन जारी कर सकता है, ठीक है, और रिट्स जारी कर सकता है। और जहां तक बात रिट्स की है तो स्पेसिफिकली आर्टिकल 32 के अंदर 5 रिटों की बात हुई थी। एक था हेबियस कॉर्पस, एक था मंडामस, एक था सर्चरी, एक था क्यो वारंटो और एक था प्रोहिबिशन। पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी आर्टिकल 32 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की रिट जुडिक्शन के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी रिट जुडिक्शन एक्सरसाइज करता था वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए करता था। ठीक है, पर दोस्तों जब हम लोग हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन की बात करते हैं तो जो आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर बनता है हमारा वो है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226। और देखिए हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन के बारे में खास बात यह है कि यहां पे भी हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर्स जारी कर सकता है, डायरेक्शन जारी कर सकता है और रिट्स जारी कर सकता है। और रिट्स की अगर बात करूं तो वही सारी रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में हमने पढ़ी है, वही हेबियस कॉर्पस, वही मंडामस, वही सर्चरी, वही क्वियो वारंटो, वही प्रोहिबिशन। और जो मैंने मतलब बताए थे सारे रिट्स के, वही सेम मतलब है यहां पर भी। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हाई कोर्ट अपनी रिट जारी करता है, जब हाई कोर्ट अपनी रिट जारी करता है तो वो
एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी हो सकता है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी हो सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, और साथ ही साथ अदर पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, अदर पर्पसेस के लिए भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अदर पर्पसेस का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है हाई कोर्ट की ये जो पावर है अपने रिट जुडिक्शन को एक्सरसाइज करने की, वो इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि किसी ना किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट ही होना चाहिए। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जहां पर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है, फिर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर दे, क्योंकि ये अदर पर्पस लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट तो वो हैं जो हमारे भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर लगभग 35 तक का जो डिस्कशन जाता है हमारा। और मान लीजिए कोई भी एक ऐसा अधिकार है जो फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब भारतीय संविधान के अंदर नहीं लिखा है, कोई कानून बनाया था पार्लियामेंट ने, कोई लॉ बनाया था, नॉर्मल सा कानून बनाया था, और आपको उस लॉ के अंदर कोई अधिकार दिया था, कोई राइट दिया था, उस राइट को भी एनफोर्स करने के लिए हमारा जो हाई कोर्ट है वो रिट को जारी कर सकता है। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि कानून के अंदर आपको कोई अधिकार मिला था, उसको बोलते हैं लीगल राइट या फिर स्टैट्यूटरी राइट। ऐसे किसी लीगल या स्टैट्यूटरी राइट को भी एनफोर्स करने के लिए हमारा जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। ये पावर है हमारे हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन की। अब मैं रिपीट करूं क्या क्या रिट्स हैं, याद है? हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी, मतलब अगर किसी व्यक्ति को आपने बंद करके रखा हुआ है तो उसको पेश करो मेरे सामने। मैंडामस का मतलब होता है कि अपनी लीगल ड्यूटी निभाओ, आप अपना काम नहीं क्यों नहीं कर रहे, काम करो पूरा, ठीक है। कियो वारंटो का मतलब होता है कि आप इस पद पर किस हक से बैठे हो, बताओ। सर्चरी का मतलब होता है कि कोई भी जुडिशियल कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया है तो उसका सारा रिकॉर्ड मंगाते हैं कि दिखाओ भाई कब चले गए आप, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर क्यों चले गए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि रुक जाओ, लोअर कोर्ट से कह रहे होते हैं रुक जाओ, आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हो वहीं पे हो जाओ, फ्रीज, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो ये पांचों रिट्स हैं जो हमारा हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, पर वो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए भी हो सकता है या फिर किसी अदर पर्पस के लिए भी हो सकता है, जैसे कि कोई स्टैट्यूटरी या फिर लीगल राइट। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? इतना पॉइंट आप लिख लोगे अच्छे से। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट जहां से हाई कोर्ट से बहुत क्वेश्चन बनता है वो है सुपरिंटेंडेंस पावर ऑफ द हाई कोर्ट या फिर पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझो, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा है जो हमने सुप्रीम कोर्ट के संबंध में नहीं करी है बिल्कुल भी। अब ये क्या है सुपरिंटेंडेंस की पावर या सुपरिंटेंडेंस की जुरिस्डिक्शन? इसको बोलते हैं प्यार से सुपरवाइजरी जुडिक्शन। तो कहीं क्वेश्चन में सुपरवाइजरी जुडिक्शन पूछे तो आप समझ जाना कि आर्टिकल 227 की बात हो रही है। सुपरवाइजरी जुडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूं। देखो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अंदर हर एक हाई कोर्ट को ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि उस राज्य के अंदर जो भी कोर्ट्स, जो भी ट्रिब्यूनल्स फंक्शन कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करें, उनको सुपरवाइज करें। सुपरवाइज करने का मतलब क्या है? उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस, ठीक है। रेगुलेट करे, रेगुलेट करे, रेगुलेट प्रोसीडिंग्स बिफोर देम, रेगुलेट प्रोसीडिंग्स बिफोर देम। मतलब हाई कोर्ट अपने अंदर काम कर रहे सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के संबंध में नियम कानून बनाता है,
कि उनको कैसे कार्यवाही को चलाना है, क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है, किस चीज को करना है, किस चीज को करने से बचना है। बुक्स वगैरह मेंटेन करनी है, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं, तो कैसे करे जाएंगे, किस फॉर्मेट में करे जाएंगे। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। कैसे मेंटेन करोगे, कैसे हैंडल करोगे, मतलब जो रोजमर्रा का काम है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं सारे कोर्ट्स के, सारे ट्राइब्यूनल्स के, किसी भी स्टेट में, उनको रेगुलेट करना, उनके संबंध में नियम कानून बनाना, ये सब दोस्तों हमारे हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी जुडिक्शन के अंदर गिरता है। ठीक है, आर्टिकल 227 के अंदर। आ गई बात समझ में? और ये बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। रीजन बीइंग कि जब भी कोई भी कोर्ट कोई गलती करता है, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई भी फंडामेंटल गलती करता है, प्रोसीजर से लेकर, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन में पड़ता है जहां पर उसे नहीं पढ़ना चाहिए, और इसकी बात की शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट तक, आर्टिकल 32 के अंदर भी पहुंच जाती है और आर्टिकल 136 के अंदर भी पहुंच जाती है, स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर। तो सबसे पहली फटकार जो पड़ती है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं पड़ती, सबसे पहली फटकार हाई कोर्ट को ही पड़ती है, क्योंकि हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है सुपरवाइज करना, और वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बचते छोटे छोटे से पॉइंट्स, जैसे सैलरीज वगैरह की बात है, सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह, ये सब आर्टिकल 221 में रेगुलेट होता है। और क्या बोला जाता है, किसी भी हाई कोर्ट के जज की जो भी सैलरीज वगैरह होंगी, उनको आप डिमिनिश नहीं कर सकते हो। जब तक हाई कोर्ट के जज साहब उस पद पे बैठे हुए हैं, उनको आप डिमिनिश नहीं कर सकते हो। और उनकी सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह क्या होंगी, वो लॉ के माध्यम से, पार्लियामेंट कानून बनाकर कानून के माध्यम से रेगुलेट करता है कि उनको कितना मिलेगा। तो सैलरीज, अलाउंसेस अगर आपको देखनी है तो आर्टिकल 221 को देख लो। ठीक है, सैलरीज एटसेट्रा। और इसमें बस यही दो बातें, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने यही दो बातें पढ़ी थी, हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने यही दो बातें पढ़नी है कि उनकी सैलरीज और अलाउंसेस लॉ के माध्यम से रेगुलेट होती हैं और उनको डिमिनिश नहीं किया जाता है जब तक वो उस पद पर बैठते हैं। अब बच्चे लगभग सब बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सिमिलर है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है जो उठ सकती है, जो आपको समझनी चाहिए, वो है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको समझ लो आप। ये जो ट्रांसफर की बात है ये करी जाती है आर्टिकल 222 के अंदर। और देखो इसमें बस छोटी सी बात आप लोगों को समझनी है। आपको याद होगा हम कलेजियम सिस्टम की बात कर रहे थे, जहां पे हम बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो कलेजियम बनता है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो कलेजियम बनता है। दोस्तों एक और सर्कमस्टांस होती है, एक और सर्कमस्टांस होती है जहां पे कलेजियम कॉन्स्टिट्यूट होता है और वो रिकमेंडेशन देता है, और वो तब होती है जब किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जाता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पर। कलेजियम की बात पर आए उससे पहले समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, भारतीय संविधान में क्या लिखा है। भारतीय संविधान को ये जो है, भारतीय संविधान कहता है प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग the Chief Justice of India can transfer a High Court judge। तो जहां तक ट्रांसफर की पावर है और जहां तक भारतीय संविधान की बात है दोस्तों, तो ये जो पावर है ये किसको दे रहा है, प्रेसिडेंट को। और कह रहा है कि प्रेसिडेंट साहब कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट पर। ध्यान दो, यही सेम भाषा, बिल्कुल एज इट इज सेम भाषा अपॉइंटमेंट के संबंध में भी है,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो चाहे हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो, बिल्कुल सेम भाषा वहां पर भी है कि प्रेसिडेंट साहब करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजे। एंड दैट इज द रीजन कि हम यहां पर बोलते हैं कि जब भी किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है तो असल में प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। जैसे अपॉइंटमेंट के संबंध में अब प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, वैसे ही ट्रांसफर के संबंध में भी प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। असल में क्या होता है, कलेजियम बनता है। और नोट कर लो अगर आप करना चाहते हो, जो कलेजियम बनता है हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के लिए, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एक, तो उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो 5 लोगों का कलेजियम बनता है जब किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना होता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये वो जो कलेजियम की रिकमेंडेशन होगी उसके आधार पर ही जो प्रेसिडेंट साहब है वो फैसला लेते हैं और किसी भी जज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। अब इसमें दोस्तों अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसी भी बातें आपके सामने आएंगी। जैसे इसमें बोला जाता है कि जब भी हम लोग किसी भी जज को ट्रांसफर करते हैं तो जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट का जहां से ट्रांसफर हो रहा है, या जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट का जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, उनके भी ओपिनियन को लिया जाता है, उनकी भी राय को लिया जाता है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलेजियम का पार्ट है। कई बार बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी का ओपिनियन लेना इज वन थिंग और किसी का कलेजियम का पार्ट होना इज अनदर थिंग। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस वगैरह हैं हाई कोर्ट्स के रिलेवेंट, उनकी राय ले लेते हैं कि आप चाहते हो इस व्यक्ति को ट्रांसफर अपने कोर्ट में या फिर नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो तो किसको चाहते हो, वो राय वगैरह हम लोग ले सकते हैं। बट जो कलेजियम होता है दैट इज द सेम थिंग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो कलेजियम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ट्रांसफर के संबंध में। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो अगर ट्रांसफर वाली बात समझ में आ गई है तो। सुप्रीम कोर्ट के बेटा, सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर? बस ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद एक है, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है पर आप फिर भी देख लो, एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें यह बोला जाता है कि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उपलब्ध नहीं है, किसी भी कारणवश वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह पर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उसी हाई कोर्ट के किसी अन्य जज को चुन सकते हैं और उनको बना सकते हैं क्या? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, ये कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 223 में। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बाद एडिशनल जजेस की बात है और उसमें क्या बोला गया है? वही, अगर मान लीजिए कभी भी कोई हाई कोर्ट का कार्यभार बढ़ गया, वही सुप्रीम कोर्ट में जो हमने कहानी पढ़ी थी, कभी हाई कोर्ट का कार्यभार बढ़ गया है, जरूरत है कि और जजेस को लाया जाए, रिकॉर्ड का पार्ट बनाया जाए, वो भी अपने कंधे से कंधा मिला के भार को झेलें। देखो प्रेशर तो हमारे देश के अंदर बहुत है, पेंडेंसी बहुत आई है, आप सभी लोगों को पता है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो अगर कभी भी ऐसी चीज की जरूरत लगे प्रेसिडेंट साहब को, तो वो एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं। पर एक बात याद रखना आप एडिशनल जजेस के बारे में, एडिशनल जजेस टू द हाई कोर्ट, इसके बारे में बस एक बात याद रखना कि भले ही इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, पर इनका जो टर्म होता है वो केवल 2 साल का होता है बेटा। टर्म इज ऑफ 2 years ओनली। टर्म इज ऑफ 2 years ओनली, केवल 2 साल का टर्म होता है। ये एमसीक्यू का सवाल है आपका। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप किसी व्यक्ति को एडिशनल जज के तौर पर अपॉइंट कर सकते हो जिसका जो टर्म होगा दैट वुड बी मैक्सिमम 2 years, मैक्सिमम 2 years।
ये देखो मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे पॉइंट, ये केवल मैं आपको इसलिए कवर करा रहा हूं कि बाई चांस एमसीक्यू में, मतलब प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछ ले तो, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। अब एक आखिरी बात रह गई, द वेरी लास्ट बात। आपको याद होगा मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए बताया था कि ऐसी भी व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो गए हैं उनको भी दोबारा बुला सकते हैं और उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। हमने पढ़ा था ना सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कि ऐसी व्यवस्था है। तो यहां पर हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसी सिचुएशन है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको दोबारा बुलाया जा सकता है एक लिमिटेड पीरियड के लिए और उनकी सर्विसेज ली जा सकती है। तो जहां तक रिटायर्ड जजेस की बात है बच्चों, रिटायर्ड जजेस की जहां तक बात है, रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की बात है, उनको दोबारा बुलाने की बात है, ये व्यवस्था आपको आर्टिकल 224 के ए में मिल जाएगी। ठीक है, कहानी बिल्कुल वही सेम है सुप्रीम कोर्ट वाली। और देखो ये एक अच्छा प्रावधान है, एक अच्छा प्रोविजन होता है कि हम जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके एक्सपर्टीज का, उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आगे आने वाले फैसलों के लिए। ठीक है, नहीं बेटा सुप्रीम कोर्ट में हमने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी थी। चलो ये हो गई हमारी सिचुएशन हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट हमारा पूरा हो गया है इसी के साथ। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कुछ केसेस। उन केसेस को समझना आप सभी लोगों के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सबऑर्डिनेट कोड्स। उसी के साथ जो हमारा आज का एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। तो पहले केसेस को कर लेते हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोड्स को कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैं आपको केसेस बता देता हूं। ब्रेक पहले चाहिए केसेस से, केसेस के बाद में चाहिए ब्रेक? बताओ, केसेस के पहले ब्रेक? हाँ, टाइम लगेगा केसेस में, ये मत सोचना कि 5 मिनट में हो जाएंगे। मान के चलो कम से कम केसेस में टाइम लगेगा 20 मिनट। तो ब्रेक ले लेते हैं, चलो ब्रेक ले लेते हैं। तो अभी 5 मिनट का ब्रेक है आप सभी लोगों का। अभी देखो मेरे फोन में 4:57 हो रहे हैं। जैसे ही 5:02 होंगे विल स्टार्ट। ठीक है, 5:02 पे अब भागो फटाफट से, पानी वानी पी के आओ, माइंड को फ्रेश करके आओ, फिर कुछ केसेस को पढ़ते हैं बढ़िया बढ़िया।
चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। एक बच्ची एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग जज के बारे में बोल रही है, एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। बच्चे उसमें केवल इतना ही पॉइंट है, अगर किसी भी कारणवश हमारे चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है हाई कोर्ट के, तो उनके बिहाफ पर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है जो उसी हाई कोर्ट का जज है, और वो हाई कोर्ट का जज जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर एक्ट करेगा, बस। ठीक है, अब फटाफट से दोस्तों कुछ केसेस को देखेंगे। ठीक है, केसेस को समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी केसेस मैं पढ़ा रहा हूं, देखो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट से संबंधित केसेस को ऑलरेडी पढ़ रखा है। याद करो, सकल चंद वाला केस मैंने आपको पढ़ाया, एसपी गुप्ता मैंने पढ़ाया, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाला पढ़ाया, इंद्रे प्रेसिडेंशियल डिफरेंस पढ़ाया, और फिर आखिरी में दोबारा से एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड पढ़ाया। तो जब भी अगर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में आए, चाहे हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में आए, तो आपको उन्हीं 5 केसेस को रेफर करना है। ठीक है, उन्हीं 5 केसेस को रेफर करना है और एक अच्छा आंसर लिखना है। पर अब जो मैं केसेस आपको पढ़ाने वाला हूं आज, वो दोस्तों बाकी के टॉपिक्स के बारे में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बाकी के एस्पेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े, या हाई कोर्ट के अंदर जो हमने बाकी के एस्पेक्ट्स पढ़े। ठीक है, और सारी केसेस बच्चे अपने आप में अथॉरिटी हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी हल्के में ना ले इन केसेस को। जो भी मैं बताऊं, जो भी मैं समझाऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट। बड़े आसान से केस हैं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है किसी में। ठीक है, पहले केस को समझते हैं। पहले केस का नाम ही कठिन है, केस कठिन नहीं है। ठीक है, पहले केस का नाम है केस लॉस। पहले केस का नाम है KUN, स्पेलिंग में आपको एग्जैक्टली सही बता रहा हूं, HAYA। ठीक है, नोट कर लेना, KUN HAYA MED। ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ कैनेडा, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, और ये जो हमारा केस है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का है और ईयर 2000 का है। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है इस केस का। दोस्तों ये केस है स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। आपको याद होगा, मैंने आर्टिकल 136 पढ़ाया था कल आपको, और वहां पे हम लोग जब एपिलेट जुडिक्शन डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे समझा था कि केवल एक वो ऐसी परिस्थिति है, हमारा SLP वाला पॉइंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको ये परमिशन ग्रांट करता है कि किसी भी ऑर्डर के खिलाफ, किसी भी डिसीजन के खिलाफ, जो किसी भी कोर्ट का हो, किसी भी ट्राइब्यूनल का हो इंडिया के अंदर, आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको परमिशन दी है। क्योंकि बाकी के जो भी आर्टिकल्स थे अपील से संबंधित, फिर वो चाहे आर्टिकल 132 रहा हो, 33 रहा हो या 34 रहा हो, सब जगह आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत थी। हाँ, 34 में कुछ ऐसी परिस्थिति थी जहां पे आप बिना सर्टिफिकेट के जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, पर मोर और लेस अगर आपको अपील फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो आपको हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। पर आर्टिकल 136 वाज द ओनली आर्टिकल जहां पे ये ऑप्शन था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो आपको परमिशन दे, आपको लिबर्टी ग्रांट करे अपील फाइल करने की सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, वही पर्सपेक्टिव था आर्टिकल 137 का, 136 का सॉरी, और वही पॉइंट हम इस केस के अंदर भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस केस के अंदर एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को क्लैरिफाई किया गया है, आप सभी लोगों को उस चीज को समझना है। आर्टिकल 136 जो बात करता है, ठीक है, स्पेशल लीव टू अपील की। स्पेशल लीव टू अपील क्या है, कैसे काम करती है? देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब SLP फाइल करता है, उसकी 2 स्टेजेस होती है, बहुत ध्यान से समझना। इस केस की बात कर रहा हूं मैं, कहानी नहीं सुना रहा हूं, इस केस के अंदर क्या होल्ड किया गया है वो समझा रहा हूं आप लोगों को। जब भी कोई व्यक्ति SLP फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज तो वो तब होती है जब पेटिशनर को, जो व्यक्ति वो SLP फाइल कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि वो एक ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को उसे परमिशन देनी चाहिए अपील फाइल करने की। मतलब
ये जो पहली स्टेज है वो ऐसी स्टेज है जहां पे अपील अभी शुरू नहीं हुई है, अभी अपील को अलाउ नहीं किया गया है, अभी केवल हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपील फाइल करने दो, हमें वो परमिशन ग्रांट कर दो। पहली स्टेज ये होती है। और किसी भी एसएलपी की जो दूसरी स्टेज होती है दोस्तों, जो सेकंड स्टेज होती है, वो तब आती है जब आपको वो परमिशन ग्रांट हो जाती है, जब आपको सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि हाँ ठीक है, आप इस अपील को फाइल कर दो, जब सेकंड स्टेज शुरू होती है। और सेकंड स्टेज में जाकर सही में सुप्रीम कोर्ट उस केस के फैक्ट्स एंड सिचुएशंस में जाता है और एनालाइज करने की कोशिश करता है कि उस अपील के अंदर जो लोअर कोर्ट का फैसला है उसे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी हम स्पेशल लीव टू अपील फाइल करेंगे, जब भी हम आर्टिकल 136 का इस्तेमाल करेंगे, हमें इन दोनों स्टेजेस के अंदर एक लाइन खींचनी ही होगी। ठीक है, मैरिट्स में मतलब केस के फैक्ट्स में हमारा सुप्रीम कोर्ट तब तक नहीं जाता है जब तक वो अपील फाइल करने की परमिशन ना मिल जाए। ठीक है, आ गई बात ये समझ में? आ गई? तो अब क्या बोल रहा है कोर्ट, उसको समझते हैं। इफ लीव टू अपील इज ग्रांटेड, अगर लीव दे दी जाती है, अगर परमिशन दे दी जाती है, तब एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का वो शुरू होता है। तब शुरू होता है जब लीव टू अपील दे दी जाती है, तब सही मायने में हम मानते हैं कि अपील से जुड़ी हुई कार्रवाई शुरू हुई है। तब जो भी एक्शन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस केस के संबंध में, जो भी फैसला लिया जाता है या जो भी कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम बोलते हैं कि वो एक ऐसी कार्रवाई है जो अपील के अंदर हो रही है। और उससे पहले का जो भी कुछ था, जो भी स्टोरी थी, जो भी कहानी थी, जब आप कोर्ट को केवल ये सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे कि आपको अपील फाइल करने दे, वो स्टोरी बिल्कुल अलग है और उसका अपील प्रोसीडिंग से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोग इतना दबाव डाल क्यों रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत कर ही क्यों रहे हैं इस फर्क को समझने के लिए। बहुत बड़ा रीजन है उस फर्क को समझने के पीछे। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएलपी फाइल करी और मैं अभी पहली ही स्टेज पे हूं, मतलब अभी मैं केवल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं कि मेरी अपील को स्वीकार करे सुप्रीम कोर्ट, और इसी पॉइंट पे अगर सुप्रीम कोर्ट उस बात को रिजेक्ट कर देता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन ऑन मेरिट्स नहीं माना जाएगा। मतलब ये नहीं माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स को कंसीडर करने के बाद, केस के फैक्ट्स एंड सिनेरियोस को कंसीडर करने के बाद अपील को रिजेक्ट किया है। ये ऐसा रिजेक्शन होगा, जो ऐसा डिसमिसल होगा जो पहली ही स्टेज पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा केस एक सही केस है जिसके बारे में उसे अपील सुननी चाहिए। पर वहीं अगर मेरे को ग्रांट मिल जाती, मेरे को लीव मिल जाती और अपील की शुरुआत होती, मतलब मैं सेकंड स्टेज पे पहुंचता और तब जाके अगर मेरी अपील डिसमिस होती फैक्ट्स और सिचुएशन को समझने के बाद, तब मेरे उस डिसमिसल को मानते कि वो जो डिसमिसल है मेरी अपील का, वो फैक्ट्स पे आधारित है, वो मेरिट्स पे आधारित है और वो बाइंडिंग हो जाता मेरे ऊपर। आई बात समझ में? क्लियर है? अब मुझे फटाफट से बताओ बच्चे, एसएलपी का मतलब पूछ रहे हो आप लोग? स्पेशल लीव टू अपील पेटिशन, एसएलपी बोलते हैं शॉर्ट में। आ गई बात समझ में? दो स्टेजेस, ठीक है? तो यहां लिख दे रहा हूं, नोट कर लो। स्टेज वन, स्टेज वन, when the petitioner attempts to satisfy the Supreme Court as to why his appeal must be
मस्ट बी एडमिटेड, मस्ट बी एडमिटेड। मतलब पहली स्टेज किसी भी एसएलपी के संबंध में क्या होती है, जहां पे जो पेटिशनर है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि क्यों उसकी अपील को स्वीकार करना चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को। ये स्टेज 1 होता है। अगर यहां पे डिसमिसल हुआ तो उसको डिसमिसल ऑन मेरिट्स नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में। ठीक है, फिर आती है दोस्तों स्टेज 2। स्टेज 2, अब ये स्टेज 2 क्या होती है इसको समझो। व्हेन द परमिशन, when the permission is granted by the Supreme Court, the appellate proceedings start. The appellate proceedings start and the merits of the matter are considered. ये दूसरी स्टेज है, स्टेज नंबर 2, जहां पर आपको परमिशन मिल गई, जो परमिशन आप स्टेज 1 के अंदर मांग रहे थे। अब जो सुप्रीम कोर्ट है आपका जो केस है उसकी मेरिट्स के अंदर जाएगा, उन फैक्ट्स और सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा। सही मायने में अपील से जुड़ी हुई कार्रवाई इस स्टेज 2 पे ही शुरू होती है। और अगर स्टेज 2 पे आके सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा, आपकी अपील को स्वीकार करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो जो भी फैसला होगा उसे मेरिट के ऊपर माना जाएगा, उसे मेरिट के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे फटाफट से एक बार वाई टाइप करके, आर बी ऑल क्लियर? समझ में आ गया ये जजमेंट? क्लियर? ठीक है, चलिए केस का नाम बेटा ये लिखा हुआ KUNHAYAMMED वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कुनहायमद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे केस पर दोस्तों। जब भी एसएलपी लिख के आओगे ना, ये केस लिख के आना, ये केस लिख के आना, बहुत बड़ी अथॉरिटी है एसएलपी के ऊपर। ठीक है, दूसरा केस, दूसरे केस का नाम है दोस्तों राजेश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। राजेश, इसका नाम तो बड़ा इजी है ना पहले वाले के मुकाबले। राजेश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये आपका 2022 का जजमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। ये भी बड़ी अथॉरिटी है, बड़ी अथॉरिटी है राजेश प्रसाद की। अब देखो, इसमें पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि क्या हेल्ड आउट किया गया है, उसको समझते हैं। देखो, याद करो, मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 134 हमारे सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 134, जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि क्रिमिनल मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कब कब अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, और आर्टिकल 134 के अंदर टोटल 3 सिचुएशंस बताई थी, जहां पर आप क्रिमिनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो। पहली सिचुएशन क्या बताई थी? पहली सिचुएशन ये बताई थी कि मान लीजिए कि कोई भी लोअर कोर्ट ने फैसला दिया किसी भी एक्यूज व्यक्ति के बारे में, किसी भी अपराध से संबंधित, और उस एक्यूज व्यक्ति को एक्विट कर दिया। एक्विट का मतलब होता है कि छोड़ दिया उस व्यक्ति को। उस फैसले के खिलाफ अपील फाइल करी गई हाई कोर्ट के सामने, और उस अपील के अंदर हाई कोर्ट ने क्या किया, उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया और उसको डेथ पेनल्टी दे दी। तो अगर अपील के अंदर हाई कोर्ट एक्विटल के ऑर्डर को बदलकर
कन्विक्शन में कन्वर्ट कर दे और डेथ पेनल्टी दे दे, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो और आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं होती। ऐसे और भी सिचुएशन होती हैं, जैसे कोई भी ट्रायल चल रहा था सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने, उस ट्रायल को सबऑर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ करके हाई कोर्ट ने अपने पास बुला लिया और खुद चलाया उस ट्रायल को, और उस ट्रायल के अंदर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करके डेथ पेनल्टी दे दी। वो भी एक ऐसा सर्कमस्टांस है जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो। तीसरी सिचुएशन वही है कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो खुद ही सर्टिफिकेट जारी कर दे आर्टिकल 134A के अंदर और बोले कि ये फिट केस है अपील फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो हमारा आर्टिकल 134 तक की जहां तक बात है, क्रिमिनल मैटर्स में जहां तक अपील फाइल करने की बात है, टोटल ये 3 परिस्थितियां बन सकती हैं। पर दोस्तों इस केस में, ये जो हम राजेश प्रसाद का केस पढ़ रहे हैं, उसमें जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें क्या हुआ, यहां पे एक अपील फाइल करने की बात हो रही है और वो अपील करने की बात हो रही है एक ऐसे ऑर्डर से जो एक्विटल का है। और क्या बोल रहा है, ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस वेयर द हाई कोर्ट हैज एक्विटेड द एक्यूज्ड, देन यू कैन फाइल अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मतलब हमने अभी पढ़ा 134 के अंदर, अगर हाई कोर्ट कन्विक्ट कर रहा है और डेथ पेनल्टी दे रहा है तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने के लिए आर्टिकल 134 के अंदर हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, तो या तो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया हो, डेथ पेनल्टी दी हो, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट बिना सर्टिफिकेट के, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इस केस में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है, हाई कोर्ट ने एक्विट किया है, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट था उसने कन्विक्ट किया था। मतलब जो आर्टिकल 134 के अंदर स्थिति है उसकी जस्ट उल्टी परिस्थिति है। 134 के अंदर स्थिति है कि लोअर कोर्ट ने एक्विट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया और डेथ पेनल्टी दिया। यहां पे उल्टा था कि लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हैं या नहीं, अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तो। देखो, अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे देता है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो चाहे कन्विक्ट किया हो, हाई कोर्ट ने एक्विट किया हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के आधार पर आप अपील फाइल कर सकते हो। पर सवाल इस केस के अंदर यह है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है हाई कोर्ट तो क्या करें। अगर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है हाई कोर्ट तो क्रिमिनल मैटर में क्या हम लोग अपील फाइल कर ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर एक्विटल का है, कन्विक्शन का नहीं है? आपको क्या लगता है, फाइल कर सकते हैं या नहीं अपील? और कर सकते हैं तो कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक आर्टिकल तो आप भूल ही गए, जिस आर्टिकल की हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे थे, आर्टिकल 136। क्या हो गया अगर आर्टिकल 134 अप्लाई नहीं हो रहा? तो आर्टिकल 136 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अपील हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, चाहे किसी का भी फैसला हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, ट्रायल कोर्ट का हो, किसी भी ट्राइब्यूनल का हो, किसी अन्य सबऑर्डिनेट कोर्ट का हो, चाहे कुछ भी फैसला हो, कन्विक्शन हो चाहे एक्विटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएलपी के अंदर, एसएलपी के अंदर मात्र और मात्र आपको एक चीज चाहिए, और वो क्या है दोस्तों? वो है आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन, मतलब यही स्टेज 1। अगर आप स्टेज 1 को सेटिस्फाई कर लो किसी भी तरीके से, मतलब सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर लो कि आप जो केस लेके जा रहे हो उसमें दम है, उसकी अपील उसे स्वीकार करनी चाहिए, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आपको किसी रेस्ट्रिक्शन का टेंशन ही नहीं है। पर यहां पे ऐसा ही हुआ, ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी के माध्यम से, पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें टोक दिया। बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें टोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो एसएलपी का पर्सपेक्टिव है वो बहुत ब्रॉडर है, वो नहीं देखता कि क्रिमिनल मैटर है कि सिविल मैटर है, वो ये भी नहीं देखता कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या है, एक्विटल का है या कन्विक्शन का है। पर फिर भी
क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल बनाया हुआ है, आर्टिकल 134, जो स्पेसिफिकली क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहा है, तो वहां पर हमें उसे थोड़ा बहुत तो रिगार्ड देना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन नॉर्मल सिचुएशंस, लिख लेना बेटा, इन नॉर्मल सिचुएशंस एन अपील in criminal matters must come through आर्टिकल 134 ओनली। मतलब पहली बात क्या बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि आमतौर पर, आम परिस्थिति में क्रिमिनल मैटर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपील आनी चाहिए वो आर्टिकल 134 के ही माध्यम से आनी चाहिए। मतलब ऐसी अपीलें ही आनी चाहिए जिनको अलाउ किया गया है आर्टिकल 134 के अंदर। और फिर क्या भाषा इस्तेमाल करी उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। द कोर्ट रूल्ड दैट ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस वेयर द हाई कोर्ट on an absolutely wrong process of reasoning and a legally erroneous and perverse approach to the facts of the case, ignoring some of the vital facts, has acquitted the accused. The same may come under Article 136. मतलब केवल और केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में, जहां पर हमारे सामने ये क्लियर एविडेंस है कि वो जो हाई कोर्ट है जिसने एक्विटल किया है उसने बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक्स की हैं, ना ही उसने उस केस को अच्छे से समझा है, ना ही उसने कार्यवाही को अच्छे से चलाया है। अगर ऐसा हमारे पास क्लियर कट सिचुएशन है तभी हम एसएलपी का इस्तेमाल करके क्रिमिनल मैटर्स में अपील फाइल करने की कोशिश करेंगे हाई कोर्ट के एक्विटल के खिलाफ। अदरवाइज हाई कोर्ट का जो एक्विटल का ऑर्डर होगा उसको हम फाइनल मानेंगे और उसी के साथ स्टिक करेंगे। कहने का मतलब है ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस where the high court has committed fundamental mistakes, can we allow appeal against acquittal? केवल उन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जहां पे हाई कोर्ट ने कुछ फंडामेंटल गलतियां की हुई, वहीं पे हम उसके एक्विटल के ऑर्डर के खिलाफ अपील अलाउ करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में कैसे रिलेशन चलता है आर्टिकल 134 का और 136 का, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करके बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। आ गई बात समझ में? फटाफट से चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। आ गया? मजा आया? बढ़िया लगा ना? दोनों देखो जजमेंट्स कितनी बढ़िया थी, इसमें भी कितनी अच्छी बात बोली गई, कितनी बढ़िया बात बोली गई जो आर्टिकल में नहीं लिखी है पर कितना अच्छे से इंटरप्रेट किया गया। इसी तरीके से ये जजमेंट देखो कितना मजेदार है, कैसे बैलेंस आउट कर रहा है दो आर्टिकल्स को। अगर हरी अपील हम अलाउ कर देंगे क्रिमिनल मैटर में आर्टिकल 136 के, सोचो बच्चों, समझने की कोशिश करो, अगर हरी कोई मुंह उठा के अपील फाइल करने लगेगा क्रिमिनल मैटर्स में आर्टिकल 136 के अंदर, तो फिर आर्टिकल 134 का कोई फायदा है? फिर तो आर्टिकल 134 की कोई रिलेवेंस ही नहीं रह जाएगी। दैट इज द रीजन कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सिचुएशंस को बैलेंस आउट करने की कोशिश की है, जिससे दोनों आर्टिकल्स का रिलेवेंस बना रहे। ठीक है, लास्ट लाइन में बेटा ये लिखा है कि
Only if the High Court has committed fundamental mistakes can we allow appeal against acquittal. कि हम अलाउ कर सकते हैं एक्विटल के खिलाफ अपील अगर हाई कोर्ट ने फंडामेंटल मिस्टेक्स कमिट की है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है या नहीं वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले केस पे जिसका नाम है PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्सेस महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्सेस महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड, अच्छा महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये जो है हमारा 2020 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो जजमेंट है दोस्तों ये है कलेजियम सिस्टम के बारे में, कलेजियम सिस्टम के बारे में। पर आप जो सोच रहे हो उसके बारे में नहीं है, एक अलग बात के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में इनफैक्ट। अब उसके पीछे थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा तभी आप इस केस को समझ पाओगे। देखो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फिर वो जो 2015 वाला जजमेंट है उसके बाद ये तो स्थापित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हो, ये सब कलेजियम के माध्यम से ही किया जाता है। अब इसको लेके तो कोई भी डाउट है नहीं कि कलेजियम ही डिस्कस करता है, वही फैसला लेता है और प्रेसिडेंट साहब उन्हीं फैसलों के अनुसार क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। पर दोस्तों जितना आसान आप सभी लोगों को ये साउंड हो रहा है उतना आसान ये होता नहीं है। रीजन ये है कि सरकार में, गवर्नमेंट में और कोर्ट्स में खींचातानी हमेशा चलती रहती है अपॉइंटमेंट्स को लेके। हमेशा ऐसा मत सोचना आप कि जो सरकार है वो हार मान के बैठी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कैसे ना कैसे वो कोर्ट को अपने दबाव के अंदर लेके आए, प्रेशर डाले उसके ऊपर। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि कलेजियम सिस्टम ने अपना रिकमेंडेशन भेजा और सरकार ने बाहें खोल के उसको स्वीकार किया और अपॉइंटमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत खींचातानी होती है और ये खींचातानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और जब से वो NJAC वगैरह स्टक डाउन हुआ है। अब हो क्या रहा था उसको समझते हैं। अब हो ये रहा था कि वो कलेजियम सिस्टम तो हट नहीं पाया, NJAC को स्टक डाउन कर दिया। अब सरकार के पास कोई रास्ता बचा नहीं और उन्हें ये भी पता था कि हम कोई नया कानून भी लेके आएंगे उसको फिर से स्टक डाउन कर देगा सुप्रीम कोर्ट, तो फायदा भी नहीं। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने ये करना शुरू किया, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी बहुत किया है इस चीज को। उन्होंने क्या करना शुरू किया कि कलेजियम ने रिकमेंडेशन भेजी, रिकमेंडेशन आ गई है। अब देखो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट को ही करना है, आप सभी को पता है, लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर। कलेजियम भले ही फैसला ले ले, CJI भले ही फैसला ले ले, पर CJI अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट करने की पावर तो आर्टिकल ने केवल प्रेसिडेंट को ही दी है। फिर वो चाहे आप आर्टिकल 124 देख लो, चाहे हाई कोर्ट के संबंध में जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लो, अपॉइंटमेंट की पावर तो केवल प्रेसिडेंट के पास ही है, फॉर्मल पावर जो है। अब क्या होती थी, कलेजियम की तरफ से रिकमेंडेशन आ गई प्रेसिडेंट साहब के पास, पर प्रेसिडेंट साहब उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो भी कुछ करते हैं आर्टिकल 74 के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करते हैं, मतलब सरकार के कहने पे करते हैं। अब सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है, रिकमेंडेशन आई है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अपॉइंटमेंट कर ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, ना अपोज कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई खराबी है, कोई दूसरे बंदे का रिकमेंडेशन भेजो, कुछ भी नहीं कह रहे, रख के बस आराम से बैठे हैं। क्या
परेशानी कर रहे हैं, क्या करोगे? अपॉइंटमेंट की पावर तो हमारे पास है ना, अपॉइंटमेंट कर लो, कर पाओ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर लो, और भी कोई नया इंटरप्रिटेशन निकाल लो, कर लो अपॉइंटमेंट। और ऐसा कई बार हो गया, एक बार नहीं कई बार हो गया, लगभग हर दूसरे अपॉइंटमेंट में हो रहा था ऐसा। और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रगल कर रहा था। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है 30 से नीचे चली गई थी, और अपॉइंटमेंट नहीं कर ही नहीं रहे थे, इतनी रिकमेंडेशन पेंडिंग थी। तब जाके दोस्तों वो मुद्दा बढ़ा, और मुद्दा बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट के सामने आया इस केस के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बनाया। और वो नियम क्या था, सुनिए पहले। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोसीड टू मेक अपॉइंटमेंट्स immediately after the Supreme Court collegium has cleared the names. If the government has any reservation over the collegium recommendations, it should send back the names with specific reasons for reservation. Once the Supreme Court collegium reiterates the name, the center must make the appointment within 3 to 4 weeks of such reiteration. मतलब पूरी प्रक्रिया बता दी स्टेज बाय स्टेज। अब वो प्रक्रिया क्या है मैं बताता हूं। मान लीजिए कॉलेजियम सिस्टम ने एक फैसला लिया और कुछ नाम भेजे कि इन लोगों को आपको अपॉइंट करना है हाई कोर्ट के जज के तौर पर या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, मतलब नाम भेज दिए गए। दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम sends the names for appointment। जैसे ही नाम भेज दिए गए, दूसरे नंबर पर दी गवर्नमेंट, और मैं यहां पे गवर्नमेंट बोल रहा हूं, उसका मतलब प्रेसिडेंट ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही करेगा ना जो गवर्नमेंट है, तो मैं गवर्नमेंट लिख दे रहा हूं। दी गवर्नमेंट must act immediately। मतलब जैसे ही नाम प्राप्त हो गए कॉलेजियम सिस्टम से, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उन नामों के संबंध में अपॉइंटमेंट करवाए तुरंत के तुरंत। शब्द का इस्तेमाल किया है इमीडिएटली। अब किसी बैठ के इंतजार नहीं करना किसी चीज का, नाम आ गए आपके पास, आपको उनका अपॉइंटमेंट करना है। तीसरे नंबर पे बोला, इफ द गवर्नमेंट, GOVT लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, इफ द गवर्नमेंट हैज रिजर्वेशंस अगेंस्ट द नेम, हैज रिजर्वेशंस अगेंस्ट द नेम, अगेंस्ट द नेम्स, it can send them back, it can send them back। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो नाम भेजे गए हैं कॉलेजियम के द्वारा, उनके बारे में गवर्नमेंट को कोई परेशानी है किसी भी नाम से, उन्हें लग रहा है कि जिसका नाम भेजा गया है उसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो कोई बात नहीं, आप उस नाम को वापस भेजो कॉलेजियम के पास, और उस नाम के साथ साथ वो सारी वजहें भी भेजो कि आपको क्या परेशानी है, किन कारणों से आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज नहीं बनाना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की इस पावर को रिकॉग्नाइज किया कि वो जो कॉलेजियम के द्वारा नाम भेजे गए हैं उनको वापस भी भेज सकती है, उनको वापस भी भेज सकती है अगर उनके खिलाफ उसे कोई ऑब्जेक्शन है, कोई भी रिजर्वेशन। यहां पे रिजर्वेशन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्शन है तो, ठीक है। पर चौथी बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आपने नाम वापस भेजे हैं, उसको कॉलेजियम ने दोबारा कंसीडर किया, और कॉलेजियम ने दोबारा कंसीडर करने के बाद दोबारा से अगर वही नाम भेज दिए, इफ द कॉलेजियम after reconsideration
sends the same name, sends the same names. The government must appoint them within 3 to 4 weeks. इसका मतलब क्या हुआ? अगर सरकार ने नाम वापस भेजे और उन नामों को दोबारा कंसीडर करके कलेजियम ने दोबारा उन्हीं नामों को वापस भेज दिया, कलेजियम ने पाया कि आप जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो उनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत खराब है या कोई भी ऐसी वजह है जिससे उसे जज नहीं बनना चाहिए, तो दोबारा अगर नाम वही नाम कलेजियम ने भेज दिए तो अब सरकार के पास कोई भी पावर नहीं है दोस्तों। यहां पे सरकार की जिम्मेदारी होगी कि भले उसे कोई भी रिजर्वेशन हो, कोई भी ऑब्जेक्शन, अब उस सरकार को उन नामों को अपॉइंट करना ही होगा, और अपॉइंट करना होगा 3 से 4 हफ्तों के बीच में। अपॉइंट करना होगा 3 से 4 हफ्तों के बीच में। टाइमलाइन भी बता दी, टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपॉइंट करना पड़ेगा अगर रिकंसिडरेशन के बाद नाम गए हैं, और वो अपॉइंटमेंट 3 से 4 हफ्तों के अंदर हो जानी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1 महीना है आपके पास टू मेक द अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, आ गया? लिख लोगे इस चीज को? तो जब भी कलेजियम को डिस्कस करोगे, जब भी कलेजियम को एक्सप्लेन करोगे, डू मेंशन दिस जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी बिग अथॉरिटी, और आज के टाइम के लिए रिलेवेंट है क्योंकि ये खींचातानी अभी खत्म नहीं हुई है, आज भी चल रही है, डे टू डे बेसिस पे चल रही है, तो बहुत रिलेवेंट जजमेंट है ये। ठीक है, क्लियर है? एक और जजमेंट पढ़ा देता हूं, फिर आज का जो हमारा सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। जो आखिरी जजमेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उसका नाम है जजमेंट नंबर 4। इसका नाम है बालाकृष्ण राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बाला कृष्ण राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो जजमेंट है आपकी 2020 की है, सुप्रीम कोर्ट की, 2020 सुप्रीम कोर्ट। समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चर्चा की है हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन की। ठीक है, हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन की चर्चा की है, और क्या बोला है? The High Court should not exercise its extraordinary writ jurisdiction when an efficacious alternative remedy is available, is a rule of prudence. The writ courts normally refrain from exercising their extraordinary power if the petitioner has an alternative remedy. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ी डिबेट है। देखो, हम सभी को पता है कि हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास भी, पर यहां पे हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि हाई कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन होती है, रिट जुरिस्डिक्शन होती है, और आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो काफी ब्रॉड है। रीजन बीइंग कि वो रिट जारी कर सकते हैं नॉट नेसेसरीली टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, बट उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए। मतलब रिट जुडिक्शन हाई कोर्ट की इतनी ब्रॉड है कि लगभग हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी फैक्चुअल सिनेरियो हो, अगर हाई कोर्ट चाहे तो रिट जारी कर सकता है। काफी कॉम्प्रहेंसिव जुडिक्शन है। पर दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट की, ये कोई आम जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन होने का मतलब एक ऐसी जुरिस्डिक्शन जिसको केवल कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि रोजमर्रा की परिस्थितियों में।
रिट जुडिक्शन ऐसी जुडिक्शन नहीं है जो हाई कोर्ट हर दूसरे घंटे पे बैठ के एक्सरसाइज करे. इट इज समथिंग विच इज स्पेशल. वरना तो उसके पास ओरिजिनल जुडिक्शन है एक्सरसाइज करने के लिए, एपिलेट जुडिक्शन है एक्सरसाइज करने के लिए, सुपरवाइजरी जुडिक्शन है एक्सरसाइज करने के लिए, जिसे वो हर डे टू डे एक्टिविटी के लिए एक्सरसाइज करता ही है. रिट जुडिक्शन ऐसी नहीं है. रिट जुडिक्शन एक स्पेशल जुडिक्शन है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, कर तभी करो जब जरूरी है, जब सच में जरूरी है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा. अब ये बात क्यों बोली जा रही है? ये बात इसलिए बोली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई भी केस या कोई भी फैक्चुअल सिनेरियो हाई कोर्ट के सामने आया है और वो केस और एक ऐसा फैक्चुअल सिनेरियो है जहां पे वो जो पार्टी है केस की, जो हाई कोर्ट से कह रही है अपना रिट जुडिक्शन एक्सरसाइज करो, उसके पास एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है. ऑल्टरनेटिव रेमेडी है. ऑल्टरनेटिव रेमेडी है. ऑल्टरनेटिव रेमेडी होने का मतलब उसके पास और भी कोई ऑप्शन है जिसके माध्यम से वो वही रिलीफ पा सकती है जो रिलीफ वो रिट जुडिक्शन के माध्यम से पाएगी वो पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ ऐसा करने के लिए बोल रही है हाई कोर्ट को, वो सेम काम किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी करने को बोल सकती है, किसी नॉर्मल सूट के अंदर या किसी नॉर्मल कंप्लेंट के अंदर. ऐसा काम करने को बोल रही है हाई कोर्ट को, वो भी रिट जुडिक्शन के अंदर. या फिर वही काम वो हाई कोर्ट से भी बोल सकती है, पर शायद उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन में बोल सकती हो, चाहे अपीलेट जुडिक्शन में बोल सकती हो, पर वो बोल रही है कि रिट जुडिक्शन एक्सरसाइज करो. तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे पार्टी के पास और भी हल्के वाले ऑप्शंस हैं, जिन हल्के वाले ऑप्शंस को एक्सरसाइज करके वो वही चीज पा सकती है जिस चीज को पाने के लिए वो रिट जुडिक्शन को एक्सरसाइज करवाना चाह रही है, रिट पिटीशन फाइल कर रही है हाई कोर्ट के सामने. तो हमेशा ध्यान रखना है हाई कोर्ट को कि जब भी वो रिट जुडिक्शन एक्सरसाइज करे, इस बात को देख ले कि वो जो पार्टी उसके सामने प्रेजेंट है, क्या उसके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है. बस एक शर्त है कि वो जो ऑल्टरनेटिव रेमेडी हो वो एफएक्यूएस होनी चाहिए. इसको EFFI, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है इसलिए आपको लिखवा रहा हूं यहां पे. EFFI CACIOUS, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है. एफएक्यूएस ऑल्टरनेटिव रेमेडी, इसका मतलब क्या है? जो ऑल्टरनेटिव रेमेडी है वो इफेक्टिव होनी चाहिए. इफेक्टिव इन द सेंस उससे भी वही सेम रिलीफ मिल पाए जो वो रिट जुडिक्शन के अंदर मांगने की कोशिश कर रहे हैं. अगर रिलीफ तो मिल सकता है कहीं और से, पर वो सेम रिलीफ नहीं है, थोड़ा सा हल्का रिलीफ मिलेगा, मतलब वो पार्टी जो असल में चाहती है उसे वो नहीं मिलेगा ऑल्टरनेटिव रेमेडी के अंदर, तो कोई बात नहीं है, तो आप रिट जुडिक्शन को एक्सरसाइज कर दो. पर अगर उसके लिए ऑल्टरनेटिव रेमेडी है और वो अल्टरनेटिव रेमेडी उतनी ही इफेक्टिव है, उतनी ही एफएक्यूएस है जितनी की रिट जुडिक्शन है, तो वहां पर आपको रिट जुडिक्शन को एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए. और वही लॉजिक है बेटा जो हम लोग अभी एसएलपी और 134 के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे थे ना, आर्टिकल 134 और 136 के पर्सपेक्टिव में, कि अगर 136 के ही अंदर हम सारी अपील अलाउ कर देंगे क्रिमिनल मैटर्स में, तो आर्टिकल 134 का क्या होगा? वही सेम सिचुएशन कि अगर हर चीज के लिए ही हम रिट जुडिक्शन को एक्सरसाइज करने लगेंगे तो जो बाकी की जुरिस्डिक्शंस है उनका क्या होगा? ओरिजिनल जुडिक्शन का क्या होगा? एपिलेट जुडिक्शन का क्या होगा? सुपरवाइजरी जुडिक्शन का क्या होगा? और सब जगह ही हम रिट जारी कर सकते हैं, क्योंकि रिट की जुरिस्डिक्शन ही इतनी ब्रॉड है हाई कोर्ट की, अगर वो चाहे तो किसी भी परिस्थिति में एक्सरसाइज कर सकता है. दैट इज सीरीज कि हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सॉरी, कि जो रिट जुडिक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए हाई कोर्ट को, वो केवल और केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में करनी चाहिए, और खासकर तब नहीं करनी चाहिए जब उस पार्टी के पास जो रिट जुडिक्शन की एक्सरसाइज को मांग रही है ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है जो उतनी ही इफेक्टिव है, उतनी ही इफेक्टिव है. ठीक है, क्लियर है? चलो, इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास का टाइम समाप्त हो गया है. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. अब आपको मैं कल 1-2 केसेस और पढ़ाऊंगा, फिर जो बाकी का हमारा एजेंडा है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. अगर कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है. अच्छा, कल हमारा सैटरडे है, कल तो आपका डाउट सेशन में क्लास है, कल तो हम लोग डाउट्स करेंगे, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कल सबको लेके आइएगा, और ये जो डिस्कशन हम इसको नेक्स्ट मंडे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. नमस्कार, बाय बाय.